Hello friends. So now, as you know, we have discussed some of the topics in the last class. Now we are going to continue that topics. In the last class, we have discussed about the definition of the principles of management. We have discussed about the nature of the principles of management, and we have discussed about the significance of the importance of the management. So now, the friends, we are going to continue this class, and as I promised in the last class, we will going to talk about the principles of Henry Fayol. So now in this class, we are going to start the topic of the principles given by the Henry Fayol for the management. So friends, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे हेनरी फ्योल कौन थे. Henry Fayol, who born in 1841 and he was till 1925, he was the period of time when he introduced and recognized the many of the principles of management. He worked as a mining engineer, joined the French mining company 1860, and he became the managing director in the 1988 of that company. At the time he joined as the MD of that particular company, that company has been going to be announced as a totally bankrupt. लेकिन उन्होंने अपने पॉलिसीज, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी एक आइडियोलॉजी, अपने फैक्ट्स और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उस कंपनी को उस बैंकरप्सी से उबार लिया. सो फ्रेंड्स, उसके बाद से ही या हम ये कहें कि हेनरी फ्योल का एक जो कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट स्किल्स में, वो इनक्रेडिबल है. वो किसी भी तरीके से बुलाया नहीं जा सकता है, या ये कहें कि ही इज़ रिनाउंस्ड एज अ फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट. इसी वजह से उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है. यानी कि हेनरी फ्योल जो जनरल मैनेजमेंट के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हमारे बिजनेस इंटरप्राइज के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए काम आ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, एज यू नो, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं उन्होंने, वो उनके टोटल प्रिंसिपल्स 14 हैं. सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनके फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक because this is a very important topic, so I would like to introduce each and every single part of that principles of management given by the Henry Fayol. So friends, पहले इन 14 प्रिंसिपल्स में से हम पहले शुरुआत के फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करने हैं. और यकीन मानिए ये 5 प्रिंसिपल्स बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, आपके केस स्टडीज़ के थ्रू पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. इनफैक्ट इंपॉर्टेंट सारे 14 प्रिंसिपल्स हमारे जो आफ्टर 12th भी आपके काम आते हैं. दिस इज़ द टॉपिक जो आप कॉमर्स में कुछ भी पढ़ोगे, वट एवर यू आर स्टडिंग एट द हायर लेवल ऑल्सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक. सो फ्रेंड्स, अगर आज आपने टॉपिक अच्छे समझ लिया, डेफिनेटली इट्स माई गारंटी दैट यू आर नेवर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. हेनरी फ्योल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क. फ्रेंड्स, हेनरी फ्योल का ये मानना था कि कोई भी प्रिंसिपल में या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में हम जो काम करते हैं, उस काम को करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे लिए असाइन होने चाहिए. यानी एक काम अगर हम करते हैं तो उसको कई टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाए. जैसे फ्रेंड्स, हम लोग के चाइल्डहुड में हमारे टीचर सिखाते थे, या अक्सर बताते हैं टीचर्स की कोई बड़ी सी जो स्पेलिंग हो, जो बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं, कहते हैं उसको टुकड़ों में बांट लो बेटा, पहले इतना पढ़ो, फिर इतना पढ़ो, फिर इतना पढ़ो, फिर मिला लो, फिर एक साथ काम हो जाता है हमारा. तो वही ट्रिक इन्होंने फॉलो की. क्या? डिवीजन ऑफ वर्क में. डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताया हेनरी फ्योल ने? बताया कि वर्क इज बीन डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क. स्मॉल टास्क का मतलब है जो भी आपको काम करना है, वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए. क्यों बांट लें छोटे छोटे टुकड़ों में? क्योंकि ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेन्ड वर्कर. जिससे हम क्या करें, हर उस छोटे छोटे टुकड़े को एक ट्रेन्ड वर्कर को अलॉट कर दें कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है. इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ट्रेन्ड वर्कर होगा उसकी जो एक्सपर्टीज़ होगी उस पर्टिकुलर काम में ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो पाएगी. एक सिंपल चीज़ समझने वाली बात है. छोटा सा एग्जांपल है, हम अपने घर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं, मान लीजिए वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का काम करके जाता है. ठीक, लाइन बिछानी होती है वो लाइन बिछा के जाता है. प्लम्बर आता है वो हमारा प्लम्बिंग का काम करके जाता है. मिस्त्री आता है जो लेकर के अपना काम करता है, ईंटें लगाता है. लेबर होता है वो दूसरे अपने काम. दैट मीन्स द वर्क इज बीन ऑल्सो डिवाइडेड. सपोज दैट यही पूरा काम अगर हम एक व्यक्ति को पकड़ा दें, क्या वो कर पाएगा? Either he may be expert for that particular work but not being totally expert with each type of the criteria of that particular job. So it means हेनरी फ्योल ने यही हमसे बताया, you must make the division of work.
आपको उस काम को अलग अलग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग दैट टास्क, you can assign the responsibilities to the expertise person for that work to be done, and then after that you can get the expertise and trained person to that particular work which have been going to be accomplished by that particular point of time. दूसरा इससे फिर क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इस सिंबल का मतलब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जैसे ही हम ये काम छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा ना, एक्सपर्टीज अपना काम करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो जाएगी. क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्टिविटी. क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, एक्सपर्ट जो काम जो कर सकता है बेस्ट तरीके से वो अगर काम करेगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन हमारा और ज़्यादा बिल्डअप होगा और ज़्यादा एक्सप्लोर होगा. एंड द डिक्रीज इन द अननेसेसरी वेस्ट मूवमेंट. डिक्रीज अननेसेसरी वेस्ट मूवमेंट का मतलब है बिना मतलब के अननेसेसरी जो काम होते हैं. अननेसेसरी काम क्या होते हैं, मान लीजिए हमें कोई काम करने के लिए कहा गया, हमसे कहा गया ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप किसी दूसरी जगह पर पहुंचा दीजिए. अब दूसरी जगह पहुंचाने में क्या है, हमें गाड़ी चलाना तो आता है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि वो सामान जो रखा है वो पेरिसेबल है, वो टूट सकता है, फूट सकता है, ख़राब हो सकता है. हम तो अपना आराम से गाड़ी चलाते धीरे धीरे लेके चले गए. ले जाना था हमें तुरंत उसी दिन, हम ले गए. 4 दिन बाद हमको गाड़ी चलाना आता था, हम तो पहुँच गए. लेकिन क्या हुआ, उस पर्टिकुलर जो चीज़ उसमें रखी हुई थी उसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा या कोई जानकारी नहीं थी, और जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई. इट मीन्स वेस्टफुल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी. तो जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क का कोलैबोरेशन करेंगे ना, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और उन एक्सपर्ट लोगों को दे देंगे कि आपकी जिम्मेदारी ये, आपका काम ये, आपका काम ये, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है. एक सबसे और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग के यहाँ. अक्सर शादियों का सीजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, घर में शादी होती है, तो क्या करते हैं हम लोग क्या कहेंगे, एक छोटे भाई दे देंगे कि तुम्हारा काम ये देखना है, तुम्हारा काम नाश्ते वालों को देखना है, तुम्हारा काम क्या है, घर में जो मेहमान आएंगे उनकी होस्टिंग के लिए तुम्हें रुकना है, तुम्हारा काम क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, आप लोग आएंगे उनका सामान रखेंगे. यानी अलग अलग काम दे दिया गया ना. वही काम अगर एक आदमी करेगा तो क्या वो कर पाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. लेकिन वही काम जब अलग अलग लोगों को देते हैं, हम कैटर्स के लिए अलग हमने अलॉट किया है, टेंट के लिए अलग अलॉट किया, दैट मीन्स अलग अलग लोगों के लिए जो काम एक्सपर्टीज है उस काम के लिए. लेकिन ओवरऑल काम क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन इन द फैमिली, but that particular function is being divided, subdivided to the different types of the individuals, and those individuals are totally expertise for their work and they are getting the best manner and the wasteful activities are not been there. तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी जिनकी वजह से हमारा बिजनेस में नुकसान होगा. उसी तरीके से जैसे कि अगर एक फैमिली फंक्शन में अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क ना करें, हम ना बताएं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मनाएगा वो जो करेगा, जो नहीं कर पा रहा वो भी वो काम करेगा जो उसे नहीं करना था, जिससे हमारा क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी. हम किसी को भेजेंगे कोई चीज़ लाने के लिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो लेने तो जाएगा लेकिन वो ला के ही नहीं आ पाएगा टोटल प्रॉपर तरीके से. लेके भी आएगा तो लेट लेकर आएगा, क्यों, उसको पता नहीं था कैसे काम करना है. So division of work is quite essential for the business and definitely we can make the sure कि हम division of work से आसानी से अपने काम को टोटली तरीके से कर सकते हैं. So this was the first principle given by the Henry Fayol, जहाँ पर उन्होंने बात की काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया जाए, और वो डिवाइड किए हुए टास्क एक्सपर्ट लोग करेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी और बिजनेस को ज़्यादा बूस्टअप पावर मिल पाता है. So friend, this was the first principle. सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत अच्छा टॉपिक है. इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपकी इस सिलेबस में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग. बिजनेस एंटरप्रेन्योर में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, क्या वो सारा काम एक बार खुद कर सकता है, नॉट पॉसिबल. तो वो क्या करता है, कुछ अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो दे देता है, भाई ये काम तुम्हें देखना, ये काम तुम्हें देखना, ये काम तुम्हें देखना है. अब मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस हो, हम उस बिज़नेस में एक वक्त में कई सारी ब्रांचेस में तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये काम तुम इस बिज़नेस के लिए ब्रांच मैनेजर ये देखेगा, इसके लिए ब्रांच मैनेजर ये देखेगा, और ये अब कोई साइन करना हो तो क्या होगा, वो मेरा वेट करेगा. तो हम क्या करते हैं, सिग्नेचरी भी उसको बना देते हैं, चलिए आप साइन कर लीजिएगा, हो जाएगा काम. दैट मीन्स आई हैव गिवन द अथॉरिटी. दैट मीन्स अथॉरिटी क्या होता है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर. हम अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को दे देते हैं कि अगर मैं काम करूं या ये काम वो करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो काम वैलिड माना जाएगा. यानी अथॉरिटी का मतलब है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी मीन्स
we make the transferability of the powers whichever I have. I make the powers to transfer to that particular person who get the full faith on me and I got the full faith on him. तो यानी पावर, लेकिन अब होता क्या है, अथॉरिटी के साथ सिंपल चीज़ है, अगर केवल किसी को अथॉरिटी दे दी जाए कि ये अब काम आपको करना है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि वो उस अथॉरिटी का गलत यूज़ कर सकता है। सिंपल चीज़ समझने वाली बात है, हम लोग अगर अपने घर से कहीं विद फैमिली घूमने चले जाएं और अपने पड़ोसी को बोलते हैं भाई ये पकड़ मेरे घर की चाबी और मेरा घर देख रहे ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा पूरी अथॉरिटी है, तुम्हारा मन हो तो मेरे घर की एसी चला लेना, मेरे घर का टीवी चला लेना, मेरे घर की चीज़ें यूज़ कर लेना, चलो बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरा फ्रेंड हो, मेरे जानकार के हो, हमें पूरा भरोसा है तुम पर, तुमको हम पर पूरा भरोसा है, ये लो पकड़ चाबी एंड यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। अब हुआ क्या, घूम कर वापस आए, जब देखा हमने कि अरे इसने तो मेरा घर बेच दिया, इसने मेरे घर के सारे फ्रिज टीवी कूलर से उठा के अपने घर में रख दिया। क्यों? उसने भैया तुम तो अथॉरिटी दे गए थे हमको। सो केवल अथॉरिटी दे देना दैट इज नॉट अ सेंस। अथॉरिटी के साथ हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, दैट मीन्स कि आप ये अथॉरिटी, आप मेरे घर का ताला खोल सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, बट इन केस एनी अननेसेसरी चीज़ अगर जाती है दैट इज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। यानी अथॉरिटी के साथ किसी को पावर के साथ अगर जिम्मेदारी दी जाती है, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को पावर दी जाए या जिसे पावर दी जाए उसे जिम्मेदार बनाया जाए, दैट इज अ थिंग कि बिजनेस में हम अथॉरिटीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें। दूसरी इसको हम उल्टे तरीके से समझ सकते हैं, क्या केवल किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि हम पड़ोसी भाई देखे रहना मेरा घर है, हम जा रहे हैं घूमने सब लोग फैमिली के साथ, अब क्या होगा, उसको हमने अथॉरिटी नहीं दी, हमने घर की चाबी उसको नहीं दी, हमने उसको ये नहीं कहा मेरा गेट खोलना, कोई गया मेरे घर के अंदर, कोई चीज़ गिर गई किसी की या कुछ भी लेने चला गया वो, अब वो कैसे जाए वहाँ पर, उसको तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो मेरा घर देखे, हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो मेरे घर के अंदर जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो दैट मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रॉपर प्रपोर्शनेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी को अथॉरिटी देते हो तो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो विद अथॉरिटी दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं एंड योर सेंस आर नॉट गोइंग टू एनी सेंस फॉर द रिगार्डिंग वट एवर यू आर डूइंग टू अचीव इन योर बिजनेस। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेंस ऑफ वर्किंग फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी क्या, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द पावर्स है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इज द सेंस ऑफ वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक फीलिंग, एक भावना, एक सेंस है कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन से करना है। मेरे बॉस ने बोला कि भाई आपको ये काम करना है, देन आप ही ये काम करोगे, दैट मीन्स ही गिवन टू मी द responsibility, but he also given me powers that on the behalf of the boss I can make that particular acknowledgement, I can make the particular bond to be signed. So this is also very important. So friends, you have 20 seconds and you can write down this. This is a very important concept whatever we have discussed. So we have discussed the two of the important principles of the management given by the Henry Fayol. First one is the division of work and second one is the authority and responsibility. Now, friends, we are going to continue third very important principles of management. That one is discipline. अब डिसिप्लिन क्या है, बचपन से हमें सिखाया जाता है भाई देखो डिसिप्लिन ये है, आपको ऑन द योर लिमिटेशन रहना चाहिए, आपको ऑन द टाइम आपको काम करना चाहिए। स्कूल टाइम में डेफिनेट डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों को एक अफेक्शन के साथ, एम्बिशन के साथ उनके साथ रहना चाहिए, घुल मिल कर रहना चाहिए, सोसाइटी में अच्छे से रहना चाहिए। दैट मीन्स वट एवर ऑल द गुड थिंग्स टू बी इनहेंस योर कैरेक्टर, इनहेंस योर इंडिविजुअलिटी, दैट इज अ डिसिप्लिन। तो इन द सेम वे हेनरी फ्योल ने यह भी बताया कि डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टू बी ओबीडियंस इन ऑर्गेनाइजेशन रूल, यानी किसी भी एम्प्लॉय के लिए या कोई भी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय या पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही मस्ट बी ओबीडियंट टू द रिगार्डिंग रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज दैट रामलाल है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ध्यान समझेंगे डिसिप्लिन के बारे में। सुबह ऑफिस की टाइमिंग है 9 बजे, वो आते हैं 10 बजे। अब बोला कि भैया वो 10 बजे आते हैं, क्यों आते हैं? सारे लोग तो 9 बजे आते हैं। अब 10 बजे आते हैं, उसके बाद 2 बजे चले जाते हैं, सब लोग 4 बजे आते हैं, वो 2 बजे चले जाते हैं।
तो इससे क्या होता है, दैट मीन्स इज नॉट ए डिसिप्लिन पर्सनैलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस तरीके से, यानी रूल जो है, द रूल्स मस्ट बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द मेंटेनेबल डिसिप्लिन, कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड एंड द पर्सन मस्ट बी ओबीडियंट टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिक्वायर्ड द सुपरविजन ऑफ ऑल लेवल। डिसिप्लिन में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर व्यक्ति जो एम्प्लॉय है या किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो वो उन प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट मस्ट बी सुपरवाइज। क्योंकि सुपरविजन नहीं किया जाएगा तो क्या गारंटी वो कर रहा है। या वो मिस्टर रामलाल वो सुबह 9 बजे, सबके 10 बजे टाइम है, 9 बजे टाइम है, 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे टाइम है, 10 बजे आ जाते हैं, खूब टाइम से आते हैं, रात तक वो रुकते हैं, 6 बजे सब लोग चले जाते हैं, वो रात में 9 बजे जाते हैं। लेकिन जाते तो हैं, लेकिन काम वो क्या करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मेंशनिंग फैक्टर, दैट द पर्टिकुलर पर्सन आइदर इज कमिंग ऑन टाइम और लीविंग द ऑफिस बियॉन्ड द टाइम, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट यू मस्ट फॉलो द ओबीडियंट टुवर्ड्स द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन as well as you will have to perform the duties whatever you have been assigned for that to be performance। आपको जो काम दिया गया है वो भी आपको करना है। वो कैसे पता चलेगा, सुपरविजन। सुपरविजन कौन करेगा, सुपरवाइजर करता है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी भी पर्सन की एक्टिविटीज़ को सुपरविजन किया जाना चाहिए और हर लेवल पर किया जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज बिलोंगिंग टू द टॉप लेवल, मिडिल लेवल और द लेवल। Each and every person must be examined, must be supervised by every personality for the regarding discipline to be maintained in the organization. The last is clear and fair agreement and the jurisdiction applicability. लास्ट हमारा डिसिप्लिन में कि हर व्यक्ति के साथ फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। जिसने गलती करी उसकी गलती के लिए उसके लिए अलग से पेनाल्टीज एंड प्रोविजंस फॉर द पनिशमेंट होना चाहिए। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं डंडे लेकर उसको पीट देना। पनिशमेंट का मतलब है कि रिगार्डिंग पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, सस्पेंशन हो सकता है उसका, उसको डिमोट किया जा सकता है, देन बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, उसकी सैलरी कम करी जा सकती है। बट बीइंग अ एथिकल मैनर, किसी भी तरीके का कोई भी पनिशमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके लिए हैरेसमेंट बन जाए। बट डेफिनेटली वी वुड टॉक अबाउट द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होगा यू कैन नॉट अचीव द सक्सेसफुल गोल्स व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, because for achieving your goals you will have to be prepared for a disciplined environment for your organization. So friends, this is the third one, important principles of the management given by the Henry Fayol। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसिप्लिन वट एवर इज देयर, कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही है। क्योंकि वेन एवर यू आर नॉट मेकिंग द फॉलोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स यू आर नॉट गोइंग टू अचीव वट एवर योर गोल्स आर बीइंग देयर फॉर द कमिंग फ्यूचर। So I hope you would get the point, very understood and very familiar to this topic also. Now we are going to continue for the fourth principle. Fourth principle हमारा unity of command। फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ वर्क की तो हमने बात कर ली कि हम काम को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे टास्क बना लेंगे, देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू दैट प्रॉपर मैनर। बट अल्टीमेटली होगा क्या, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जो स्केल होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बड़ा होता है। यानी अगर फैमिली बिजनेस है किसी के, वहाँ पर कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मिस्टर राम है उन्होंने कुछ और दिया आदेश कि जाओ ये काम करके लाना है आपको। मिस्टर श्याम है उसी कंपनी, उन्होंने कहा ये काम नहीं करना ये काम करना है। मिस्टर मोहन आ गए, वो कहते हैं राम श्याम की बात छोड़ो मेरी बात मानो। अब ऑर्डर किसको दिए जाते हैं, ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स को दिए जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है उसमें, पिरामिड पढ़ा था ना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप टू लोअर चलता है हमारा कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द टॉप लेवल ऑफ स्किल में। तो वहाँ पर क्या यूनिटी ऑफ कमांड, यानी जो भी ऑर्डर्स दिए जाएं वो सेम होने चाहिए, या जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनमें क्लियरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्रेंड्स क्लियरिटी नहीं होगी डेफिनेटली योर गोल इज नॉट गोइंग टू अचीव, आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। ग्राफ से हम समझ सकते हैं, पहला सुपरवाइजर, दूसरा सुपरवाइजर, जो सुपीरियर हमारा, तीसरा सुपीरियर हमारा, ये दोनों क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड किया। अब इन तीनों लोगों ने कमांड कर दिया अलग अलग काम के लिए। इन्होंने कहा है कि 100 यूनिट बनाओ, इन्होंने कहा 150 यूनिट बनाओ, इन्होंने कहा 180 यूनिट बनाओ। अब क्या दिक्कत है इसके सामने, भैया हम क्या बनाएं। अब ये क्या दिमाग लगाएगा, ये सोचेगा कि इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मान लिया उसने कि ये वाले पावरफुल ज़्यादा थे, अब इन्होंने इनकी बात मान ली। अब क्यों पावरफुल थे, ये दोनों सन थे और ये इनके फादर।
फादर इज ऑलवेज पावरफुल कंपेयर टू द सन्स। अब समस्या क्या है, इन्होंने इसकी बात तो मान लिया, अब इन दोनों की बात नहीं मानी, तो ये दोनों क्या कहेंगे, रुको बेटा तुम्हें अब हम बताएंगे, है ना, कि अब देख लेंगे तुमको, विल सी यू, एंड आफ्टर दैट मेकिंग ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग द सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर एक बहुत सारी एक बड़ी समस्या क्रिएट होती है when there is not a unity of command in the organization. So this is the principal states the each and every level of business entrepreneur in business management you will have to maintain the unity of command. अब इनको करना क्या चाहिए था, कैसे मेंटेन होती, इन तीनों को आपस में डिस्कस करना चाहिए था कि वॉट एवर डिसीजन इज टू बी गिवन एंड दीज थ्री मस्ट गेट बीन इन्वॉल्व इन डिस्कशन एंड आफ्टर दैट फाइनल डिसीजन इसको बताना था कि बेटा तुम्हें कितना बनाना है। दे आर नॉट सपोज टू गिव द सेपरेटली इंस्ट्रक्शंस, व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द सेपरेटली इंस्ट्रक्शन द वर्क इज नॉट गोइंग टू वर्क, काम होने वाला नहीं है। तमाम तरह की ग्रीवेंसेस क्रिएट होंगी, बहुत तरह से बातें होंगी, बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और कॉम्पिटिशन में टाइम है, फॉर द कॉम्पिटिशन। So definitely whenever you talk about the unity of command means so all the commanding personalities must get the discussion to involve within the discussion to each other and then get the final decision, final output, and that should be communicated to that subordinates, and after that with the help of the proper communication that subordinates is going to the proper manner in the favor of that business entrepreneur. So this is the unity of command, जहाँ पर clear order to subordinate होना चाहिए कि बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। So friends, I hope you got the point. These are very simple and very behavioral principles of management जो हमारी जनरल लाइफ से जुड़े होते हैं, जनरल प्रॉपर तरीके से जुड़े होते हैं, जिनको हम आसानी से प्रॉपर मैनर से स्टडी कर सकते हैं। Now the last topic of the principle for the today's class, that is unity of direction. अब देखिए ये तो कमांड हो गया, कमांड का मतलब होता है जो सुपीरियर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें ये करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है तुम्हें क्या करना चाहिए, हाउ यू टू डू एंड व्हाट टू डू, आपको कैसे करना है, क्या करना चाहिए। मूवी का डायरेक्टर होता है ना, वो क्या बोलता है ऐसे कि अब हीरो ऐसे एक्टिविटी करेगा, विलन को ऐसे पकड़ेगा, ये वो दुनिया का होता है ना सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब डायरेक्शन में क्या, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है कि इस साल प्रोडक्शन कम करना है, इन्होंने क्या बोला प्रोडक्शन बढ़ा देना है, इन्होंने कहा प्रोडक्शन करना ही नहीं है, जाओ। अब क्या समस्या आएगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो चीज़ें जिस सीक्वेंस में चल रही हैं उसी तरीके से चलना चाहिए। लाइक एयर, अगर बहेगी तो एक तरफ ही बहेगी, घूमेगी तो केवल क्या बनाएगी, स्टॉक बनाएगी और कुछ नहीं बनाएगी। द एयर व्हेन इज ब्लोइंग टू द वन डायरेक्शन दैट इज अ एयर इन द गुड ब्रीदिंग सिचुएशन आउट देयर, बट दैट इज गोइंग टेकिंग राउंड एंड राउंड, दैट बिकम अ स्टॉर्म एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। इन द सेम कंडीशन व्हेन द डायरेक्शंस, या फिगर में देखिए ये डायरेक्शंस हमारी एक तरफ को चल रही हैं, एक तरफ से नीचे की तरफ आ रही है, दैट इज अ गुड, दैट इज बेस्ट मैनर फॉर दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट व्हेन दैट इज गोइंग अप डाउन डाउन अप, फिर तो दिस इज नॉट वर्किंग इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यूनिटी ऑफ कमांड की तरह है। कमांड में ऑर्डर दिए जाते हैं, डायरेक्शन में सजेशन दिए जाते हैं, आप डायरेक्टर्स काम करते हैं और कमांड में सुपीरियर्स काम करते हैं। बट दोनों ही तरीकों में यूनिटी का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिटी नहीं होगी इन काम में तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप you will got the point very easily in all the whatever we have discussed the principles of management. So make the quick revision within a 1 minute and then you will come to know about the 5 principles of management. First one is the division of work. काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, एक्सपर्टीज का सहारा लेना और काम अपना में ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स किसी को जिम्मेदारी देना है, उस साथ साथ उसको पावर्स देना है, या पावर्स के साथ साथ जिम्मेदारी देना है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सके। एंड द थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन में रखना है। डिसिप्लिन मतलब है रूल्स मस्ट बी फॉलोवर्ड, एम्प्लॉयज मस्ट बी ओबीडियंस एंड ऑल द लेवल मस्ट बी सुपरविजन बाय द सुपीरियर्स, बाय द सुपरवाइजर्स टू द रिगार्डिंग डिफरेंट लेवल्स एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टाइम. And the unity of command means that all the orders must be given by the subordinates after making a proper discussion, after making a proper induction and making a proper sense for the regarding commanding activities. And unity of direction का मतलब होता है जो भी डायरेक्शन दे, जो भी निर्देश दे, डायरेक्शन मतलब हिंदी में होता है निर्देश, यानी जो भी बात हम कहें, जो बात हम बताएं अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो प्रॉपर तरीके से ही होना चाहिए जिससे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को
प्रॉपर तरीके से रन कर सकें. So friends, in this class we have made the discussions about the first 5 principles of the management given by the Henry Fayol. I hope we got my all the points I discussed in proper manner. आप एक बार पढ़ लोगे definitely that's my guarantee that you are never going to forward for the regarding this topic. बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है एंड डेफिनेटली पेपर में आपका 4 से 6 नंबर यहाँ से आने ही आने हैं. यानी अब ये जो हमने लिखा ना माइनिंग इंजीनियर, यहाँ पे आपका MCQ एक पेपर में मिल जाता है. यानी एक MCQ तुम्हारा हो गया 1 मार्क्स का, यहाँ से 1 मिल जाएगा आपको. देन इसके बाद ये जो 5 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कम से कम 3 मार्क्स से मिल जाएगा यहाँ से. यानी 4 मार्क्स आपके पेपर में डेफिनेटली 99% श्योर हैं. And 1% is nothing be guaranteed in the world, but definitely I can take the guarantee for the 100% as well when you are supporting me at a level of time. So आप definitely इन चीज़ों को समझें, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे के प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम बचे 9 प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं. एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग क्लास जहाँ पर हम हेनरी फेयल के बचे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं. So in this class we have made the discussion regarding the 5 principles, only 5 principles, and these 5 principles has been given the base for the regarding 9 principles. So whatever there are the 14 principles of the Henry Fayol. We have discussed about the history of the Henry Fayol. We have discussed about the Henry Fayol. Henry Fayol is the father of the general management, and we have discussed the 5 principles whatever. So friends, I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. Definitely आप इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर होकर रहेंगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक दैट इज द रिमेनिंग 9 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयल. बट आई मेक अगेन द गारंटी दैट आफ्टर रीडिंग दिस क्लास definitely you will never ever be fail in the regarding principles of management. That is my guarantee. And after studying the principles of management you will get the all the regarding points regarding the case studies of the topic, and definitely you are going to the best in the exams. So all the best, make the revision and make the notes proper manner. And in case you have any type of the doubts you can ask me in comment section, and like the and share the topics and share the videos and subscribe as well. Thank you. Be safe.